हेलो दोस्तों, मैं जेके सेट एल ए सेट NTA नेट पेपर 1 के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, कल हमने 2 यूनिट कंप्लीट किए हैं। आज मैंने सेकंड यूनिट के लिए इंपॉर्टेंट MCQs लाया हूं। दोस्तों, इन MCQs को आप अटेम्प्ट कीजिए और हर एक क्वेश्चन को आप देखिए। ये बहुत हेल्प करेगा आपको क्वेश्चन पेपर समझने में, और इससे आपको ये पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और किस तरह के कॉन्सेप्ट्स पर क्वेश्चंस आते हैं। इससे पहले हमने यूनिट 1 के MCQs भी डिस्कस किए हैं, जो कि 2 पार्ट्स में थे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाए, वहाँ पर आपको जेके सेट LA सेट के नाम पे जो लिस्ट मिलेगा उसमें आपको वो यूनिट 1 के MCQs मिलेंगे। तो इसके अलावा मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 के जो नोट्स हैं उनका PDF फाइल मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। अगर आप में से किसी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दी है, आप उसको ज्वाइन कीजिए और वो PDF नोट्स डाउनलोड कीजिए। इसके अलावा मैं इन MCQs का PDF भी उस टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रिसर्च इज, यानी रिसर्च का मतलब क्या है? नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका सही ऑप्शन है ए पर्पसफुल सिस्टमेटिक एक्टिविटी। हमने ये डिस्कस किया जब हमने रिसर्च के बारे में पढ़ा था, उसमें ये कॉन्सेप्ट आया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ऑल गुड रिसर्च एम्स एट, यानी एक गुड रिसर्च जो होता है उसका मकसद क्या होता है? आंसर है बी पार्ट, डेवलपिंग जनरलाइजेशंस, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स। ये भी हमने उस थ्योरी में पढ़ा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ए ग्रैंड थ्योरी। ग्रैंड थ्योरी को हम किसको कहेंगे? यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका सही आंसर है सी पार्ट, ब्रॉड एक्सप्लेनेशन ऑफ फिनोमिनन इन ए डिसिप्लिन, जो कि एक फिनोमिनन को, की सिचुएशन को ब्रॉडली एक्सप्लेन करता है, उसको हम कहते हैं थ्योरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ए थ्योरी इज डिफाइंड एज, थ्योरी को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? इसमें ये भी ऑप्शन है, यानी सेट ऑफ सिस्टमैटिकली रिलेटेड स्टेटमेंट्स, जिसमें हम स्टेटमेंट को सिस्टमैटिकली रिलेट करते हैं और एक के बाद दूसरा स्टेटमेंट बयान करते हैं, और उसके बाद लॉ लाइक जनरलाइजेशंस, और इस थ्योरी में हम जनरलाइजेशंस भी करते हैं, यानी बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, एपिस्टेमोलॉजी रेफर्स टू, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या होता है? एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है नॉलेज। यहाँ पर हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए है ए टर्म स्पेसिफिकली यूज इन सोशल साइंस, या बी पार्ट क्या है? ए टर्म यूज टू स्टडी द टाइप्स ऑफ डिजीज। सी पार्ट इसका सही आंसर है एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ नॉलेज। अभी हमने बात की कि एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है नॉलेज। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ थ्योरी। थ्योरी का फंक्शन क्या है, यानी थ्योरी का काम क्या होता है? आंसर है बी पार्ट, मेकिंग प्रोडक्शंस। थ्योरी की वजह से हम प्रोडक्शंस बनाते हैं, थ्योरी में हम प्रोडक्शंस करते हैं कि क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म एक्सप्लेन्स द आइडिया दैट नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, यानी कौन सा टर्म वो है जो इससे रिलेटेड है या जिसमें ये एक्सप्लेन किया जाता है कि नॉलेज जो है इट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, यानी एक्सपीरियंस के ज़रिए से हम नॉलेज हासिल करते हैं। इसका मतलब है एम्पायरिज्म। ये हमने पढ़ा है पहले ही, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वीडियो भी पहले देख लीजिएगा। एम्पायरिज्म को हमने डिटेल पढ़ा है। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9, इन एवरी फील्ड रिसर्च परस्यूट्स प्रमोट सिस्टमैटिक एंड ग्रेजुअल एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, बट डिस्कवरीज आर रेयर बिकॉज। ये क्वेश्चन दिसंबर में आया था 1997 में। इसके यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं और सही इसका आंसर है डी पार्ट, मोस्ट पीपल लैक द डेप्थ ऑफ नॉलेज नीडेड फॉर इट। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको डेप्थ ऑफ नॉलेज नहीं पता होता है, और यही वजह है कि एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज के बावजूद भी डिस्कवरीज बहुत कम हो जाती हैं क्योंकि डेप्थ ऑफ नॉलेज नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, मेटाफिजिक्स मीन्स। मेटाफिजिक्स का मतलब क्या होता है? मेटाफिजिक्स का मतलब होता है
बी पार्ट यानी एक्सप्लोरिंग द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, जब हम रियलिटी को एक्सप्लोर करते हैं, पूरा उसके बारे में जानते हैं, उसको बोलते हैं मेटाफिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है इनमें से? जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको बताना है कि नॉट करेक्ट। इसका ऑप्शन है, इसका सही आंसर है डी पार्ट, ए गुड रिसर्चर इज ए नाइस पर्सन, यानी ये करेक्ट नहीं है। बाकी ये भी करेक्ट है, इसको भी ध्यान से पढ़िए, और ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, इनको तीनों को याद रखिए। ए रिसर्चर इज एक्सपेक्ट टू बी ए वेल रेड पर्सन, यानी उसके पास एक अच्छी नॉलेज भी होनी चाहिए, अच्छा पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, वो रिसर्चर बन सकता है। वन रिसर्च गिव्स बर्थ टू अनदर रिसर्च, अगर आप एक रिसर्च करते हो तो उससे बाकी बहुत सारे रिसर्च भी निकलती हैं, बहुत सारे क्वेश्चन उससे डेवलप हो जाते हैं। और सी पार्ट, ऑल रिसर्चर्स कंट्रीब्यूट टू एग्जिस्टिंग नॉलेज, तमाम जो रिसर्चर्स होते हैं वो जो ऑलरेडी नॉलेज होता है उसका कुछ ना कुछ ऐड करते हैं, उसका कुछ ना कुछ इजाफा करते हैं। ये सारे सही हैं, लेकिन डी पार्ट इसका सही नहीं था। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक मेथड ऑफ इवालुएटिंग स्टेटिस्टिकल डेटा बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट स्टडीज ऑफ द सेम प्रॉब्लम। सिस्टमेटिक मेथड ऑफ इवालुएटिंग स्टेटिस्टिकल डेटा, ये किस चीज़ में हम करते हैं? नीचे जो ऑप्शन चार हो दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा तरीका है, कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें हम किसके ज़रिए हम उसको बहुत ज़्यादा इवालुएट करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इवालुएट करते हैं? और इसका सही आंसर है मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस का मतलब ही जिसमें हम डीप एनालिसिस करते हैं, बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हैं, इवालुएशन करते हैं, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, the quality of a research study is mainly evaluated on the basis of, किस बिना पर हम रिसर्च की क्वालिटी इवालुएट करते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या है? कौन सा तरीका होता है जिसके ज़रिए हम ये देखते हैं कि रिसर्च की क्वालिटी कैसी है, किस बिना पर हम ये देखते हैं? नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका सही आंसर है सी पार्ट, द रिगोर विद विच इट वाज कंडक्टेड, यानी हम ये नहीं देखते हैं कि ये कहाँ पर पब्लिकेशन इसकी हुई है तब रिसर्च अच्छा होगा, ये हम नहीं देखते हैं। और हम ये भी नहीं देखते हैं कि द मैनर इन विच रिकमेंडेशंस आर इम्प्लीमेंटेड, यानी किस तरह से इसके जो रिकमेंडेशंस हैं किस तरह इम्प्लीमेंट किए गए हैं, बल्कि हम ये देखते हैं कि रेगोर विद विच इट वाज कंडक्टेड, यानी रेगोर का मतलब है कितनी डीप से इसको कंडक्ट किया गया है, इस रिसर्च को कितने अच्छे से रिसर्च को कंडक्ट किया गया है, कितना डीपली इसको कंडक्ट किया गया है, इससे रिसर्च की क्वालिटी पता चलती है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14, द क्वालिटी ऑफ रिसर्च इज जज्ड बाय, रिसर्च की क्वालिटी हम किस तरह से जज करते हैं, किन बिना पर हम जज करते हैं? यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, हम इसको जज करते हैं कि मेथडोलॉजी एडॉप्टेड इन कंडक्टिंग द रिसर्च, रिसर्च जब किया गया था इसमें किस तरह के मेथड्स, किस तरह के तरीके इस्तेमाल किए गए थे, इससे रिसर्च की हम क्वालिटी चेक कर सकते हैं कि इसके रिसर्च कैसा हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पर हम चलते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ रिसर्चर, यानी नीचे जो ऑप्शन चार दिए गए हैं इनमें से कौन सा क्वालिटी नहीं है एक रिसर्चर का? ये दिसंबर 2005 में ये क्वेश्चन आया था। तो इसका सही आंसर है ए पार्ट, यूनिजन विद दैट ऑफ विच ही इज इन सर्च, यानी एक रिसर्चर किस टॉपिक के बारे में सर्च करता है या किस चीज़ के बारे में रिसर्च करता है उसके साथ उसको घुल मिल जाना ये ज़रूरी नहीं है। हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि नॉट अ क्वालिटी ऑफ रिसर्चर, रिसर्चर का क्वालिटी कौन सा इनमें से नहीं है, यानी ज़रूरी नहीं है कि वो उसमें घुल मिल जाए उस टॉपिक पे, उस फिनोमेना में जिसमें वो रिसर्च कर रहा है, बल्कि ये बाकी जो है ये क्वालिटी होनी चाहिए। मतलब ही मस्ट बी अलर्ट माइंड तो होना चाहिए, ये भी ज़रूरी एक क्वालिटी है रिसर्चर की। कीननेस इन एनक्वायरी, जो एनक्वायरी वो करे उसमें वो कीननेस आए, उसमें से वो अच्छे से पूरे गौर से देखे। और जो डी पार्ट है, हिज असर्शन टू आउट स्ट्रिप द एविडेंस, जो भी एविडेंस यानी जो भी शहादतें वो हासिल कर रहा है वो उसके बारे में
पूरी तरह जांच कर रहा है। तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16। विच आर द फॉलोइंग पीरियोडिकल इज स्पेसिफिकली मीन्ड फॉर पब्लिशिंग रिसर्च वर्क। जब रिसर्चर रिसर्च कंप्लीट करता है तो फिर उसको पब्लिश भी करना होता है। कौन सा इन ऑप्शन में सही है जहाँ पर हम रिसर्च को पब्लिकेशन करते हैं, यानी जो फिक्स, जो सिर्फ इसके लिए रखा है जहाँ पर आप रिसर्च को पब्लिकेट करते हो। इसका सही आंसर है सी पार्ट, यानी जर्नल्स। हम मुख्तलिफ जर्नल्स में अपने रिसर्च को पब्लिश करते हैं। मैगजीन्स या मोनोग्राफ्स या बुक्स में हम पब्लिश नहीं करते हैं, वो अलग टाइप का होता है, उनमें हम कोई चीज़ लिखते हैं। लेकिन जर्नल्स में हम रिसर्च पब्लिश करते हैं, ये सिर्फ इसीलिए होता है। क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर द मेन टास्क्स ऑफ रिसर्च इन मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी में कौन से मेन टास्क्स होते हैं रिसर्च के हवाले से। यहाँ पर कोडिंग दिया हुआ है, यानी ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है। आपको इसमें से चूज़ करना है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी, सारे भी। आपको इसमें से चूज़ करना है कि विच ऑफ द ऑप्शंस आर द मेन टास्क्स ऑफ रिसर्च इन मॉडर्न सोसाइटी। यानी रिसर्च का जो टास्क है, इनमें से कौन कौन सा रिसर्च का टास्क है। इन शॉर्ट आप याद रखिए, इनमें से आपको चूज़ करना है कि कौन कौन सा रिसर्च का टास्क है और कौन रिसर्च का टास्क नहीं है। तो इसका सही आंसर है ए पार्ट। ए पार्ट का मतलब है फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, यानी फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, यानी ये थर्ड नहीं है। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्या है, टू कीप पैस विद द एडवांसमेंट इन द नॉलेज। एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, नॉलेज का एक्सप्लोजन होता है आज, यानी प्रेजेंट एज में नॉलेज का एक्सप्लोजन है। इसके साथ आपको पैस रखना है, यानी इसके साथ चलना है। मकसद ये है कि हम देखेंगे कि कितनी नॉलेज कहाँ तक पहुँची है, ताकि हम उसके साथ कदम मिलाकर चलें। नॉलेज नॉलेज से हम पीछे नहीं रह पाएंगे। और दूसरा पार्ट यह है कि टू डिस्कवर न्यू थिंग्स। रिसर्च का मतलब ये भी है कि हम नए नए चीज़ों को डिस्कवर करेंगे। और तीसरा पार्ट जो इसमें नहीं शामिल था वो क्या है, टू राइट अ क्रिटिक ऑन द अर्लियर राइटिंग्स। यानी पहले जो किसी ने कुछ लिखा है उस पर क्रिटिक करना, उस पर एहतजाज करना, ये ज़रूरी नहीं है रिसर्च का। लेकिन जो चाहता है, ये मेन चीज़ है, टू सिस्टमेटिकली एग्जामाइन एंड क्रिटिकली एनालाइज द इन्वेस्टिगेशंस और सोर्सेज विद ऑब्जेक्टिविटी। यानी जो भी चीज़ें हैं उसको बहुत डीप क्रिटिकली एनालाइज, मतलब बहुत डीप से उसको एग्जामाइन करना, देखना, जांच करना, कुछ चीज़ें तलाश करना, ये रिसर्च का काम होता है। तो इसलिए फर्स्ट सेकंड और फोर्थ इसका सही आंसर होंगे। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन इज ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफाइनिंग थ्योरी। इनमें से कौन सा थ्योरी को डिफाइन करने के लिए ट्रू है। आंसर है इसका ए पार्ट, एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ कॉन्सेप्ट्स, यानी जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, सीक्वेंस वाइज लगाना प्रिंसिपल्स, और उसके अलावा प्रिंसिपल्स को भी ऑर्गेनाइज करना, सिस्टम वाइज लगाना, सीक्वेंस के साथ लगाना, टू एक्सप्लेन अ पर्टिकुलर फिनोमेनन, और उसके बाद आप किसी चीज़ को डिफाइन कर सकते हो। यह है कॉन्टेक्स्ट थ्योरी, यानी इस तरह से हम थ्योरी बना लेते हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। रिसर्च कैन बी कंडक्टेड बाय अ पर्सन हु। रिसर्च कौन कर सकता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अगर हम ए पार्ट देखेंगे, हैज़ स्टडीड रिसर्च मेथडोलॉजी, क्या जिसने सिर्फ रिसर्च मेथडोलॉजी पढ़ी होगी क्या वो रिसर्च के लिए काबिल है, नहीं। या हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, होल्ड्स ए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, क्या जो सिर्फ पीजी करके बैठा है, यानी जिसके पास पीजी डिग्री है, क्या वो रिसर्च के लिए काबिल है सिर्फ इस बिना पर, नहीं। अगर हम ये सी पार्ट देखेंगे, पोजेसेस थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी, जिसके पास सोचने की सलाहियत है, जिसके पास रीजनिंग यानी वो जांच कर रहा है किसी चीज़ को, ये सलाहियत होनी चाहिए एक रिसर्चर में, ये क्वालिटी ज़रूरी है। फिर वो चाहे पीजी हो, चाहे वो पीजी से कम भी हो, लेकिन वो रिसर्च कर सकता है, जिसके पास थिंकिंग कैपेबिलिटी हो। अगर कोई पीजी एक ही नहीं, दो दो पीजी की हैं, लेकिन वो सोचने की सलाहियत उसमें नहीं है, रीजनिंग की सलाहियत उसमें नहीं है, यानी वो किसी चीज़ के बारे में डीप से सोच नहीं सकता है, उनके रिलेशन के बारे में सोच नहीं सकता है, तो वो रिसर्च के काबिल नहीं है।
अगर हम देखेंगे डी पार्ट, इज़ ए हार्ड वर्कर, क्या सिर्फ हार्ड वर्कर एक रिसर्चर के लिए काफ़ी है? नहीं, हार्ड वर्कर नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके अंदर थिंकिंग होना चाहिए, इसलिए सी पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, द बेस्ट क्वालिटी ऑफ ए रिसर्चर इज़, रिसर्चर की क्या क्या बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए इसमें से? क्या क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी तो पता है आपको कि जो बेताब होता है कि कब उसको कोई नई नॉलेज मिले, नई जानकारी मिले, तो ये भी सही है। बी पार्ट, एक्टिव इमेजिनेशन, जो एक्टिव रहता है हमेशा और जिसके जहन में नए नए ख्यालात आते हैं। एबिलिटी, जिसके अंदर मुख्तलिफ एबिलिटी होगी। ऑल ऑफ द अबव, इसलिए इसका सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, द रिजल्ट ऑफ बिल्डिंग अप इंफॉर्मेशन फ्रॉम पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज, जब आपके पास अलग अलग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, आप उनको मिलाकर एक बड़ी इंफॉर्मेशन बनाते हो। बिल्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन यानी आपके पास अलग अलग सेंटेंसेस होते हैं, अलग अलग लाइनें होती हैं, अलग अलग टर्म्स होती हैं, तो आप उनको मिलाकर एक कॉन्सेप्ट बना लेते हो, एक थ्योरी बना लेते हो। इसका क्या मतलब है? यानी ये, इस टर्म को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब है जोड़ना, अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग पॉइंट्स को जोड़ना, उसको बोलते हैं सिंथेसिस। और एनालिसिस इसका अपोजिट होता है। एनालिसिस का मतलब है कि एक चीज़ को अलग अलग हिस्सों में तोड़ना या छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांटना, उसको बोलते हैं एनालिसिस। तो सिंथेसिस का मतलब है जोड़ना, और यही इसका सही आंसर है। 22, the result of setting out a reasoned argument in steps is known as, जब आपके पास बहुत सारे स्टेटमेंट्स या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आप उनको स्टेप वाइज अरेंज करते हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको इवाल्युएशन बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, ए रिसर्चर इज जनरली एक्सपेक्टेड टू, रिसर्चर जो होता है उससे आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हो? बी पार्ट इसका सही आंसर है। जनरेट न्यू प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज, वो नई नई प्रिंसिपल्स और थ्योरीज डेवलप करता है, यही काम तो होता है रिसर्चर का। व्हाट डू यू कंसिडर एज द मेन एम ऑफ इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च, इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च का मेन एम जो होता है, क्या होता है? ए पार्ट, टू ब्रिंग आउट होलिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, यानी रिसर्च में होलिस्टिक अप्रोच लाना। होलिस्टिक का मतलब ही है इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च, यानी जिसमें आप मुख्तलिफ तरह के चीज़ों पर रिसर्च कर रहे हो, उसी का मतलब होता है इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। होलिस्टिक का भी मतलब है जिसमें हर तरह के कॉन्सेप्ट्स, हर तरह की चीज़ों पर आप रिसर्च करते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, वन ऑफ द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च इज़, रिसर्च का एक इंतहाई ज़रूरी खसूसियात क्या है? जनरलाइजेबिलिटी। हमने रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सब टॉपिक पर वीडियो मिल जाएंगे। तो जनरलाइजेबिलिटी यानी जब भी हम रिसर्च करते हैं तो उसके बाद उसको जनरलाइज करना होता है होल पॉपुलेशन के लिए। ये एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है रिसर्चर के लिए, जो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से ये सबसे ज़्यादा एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके, वो आप वीडियो में देख लीजिए। तो उसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये हम डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में। इसका पार्ट 2 भी आएगा, क्योंकि एक ही पार्ट में हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।